अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कमाल MD यूनानी मेडिसिन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी देखते हैं कि आजकल जो बच्चे यूनानी प्रैक्टिस करना चाहते हैं या इसी तरीके से जो नए नए फील्ड में आए हुए होते हैं, और बहुत सारे ग्रुप के अंदर भी एसिडिटी के ताल्लुक से सवाल पूछा जाता है या एसिडिटी के बारे में ये पूछा जाता है कि यूनानी में एसिडिटी को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, या बहुत सारे बच्चे इस तरीके का सवाल करते हैं कि एसिडिटी का यूनानी के अंदर क्या इलाज है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप यूनानी में किसी चीज़ का इलाज करने जाएं तो आप मॉडर्न की डायग्नोसिस बना करके यूनानी उसूल अपना करके इलाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जब भी आपके पास कोई मरीज़ आए या वो मरीज़ आकर के आपको डायग्नोसिस बताए, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा चलन है ये चीज़ प्रैक्टिस के अंदर कि मरीज़ खुद बहुत डायग्नोसिस बताते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप मरीज़ की डायग्नोसिस पे ना जाते हुए मुकम्मल तौर पर मरीज़ की हिस्ट्री लें, और हिस्ट्री लेने के बाद यूनानी एतबार से उसको किस तरीके से समझा जा सकता है, या जो अमराज की जो कैटेगराइजेशन है इस मरीज़ के मर्ज़ को कौन से कैटेगरी के अंदर रखा जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए और आप वसूल मुरतब करें, तभी जाकर के इसका इलाज पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई मरीज़ आए या इसी तरीके से जब भी कोई ये सवाल करे कि एसिडिटी का इलाज क्या है, तो सबसे पहले एसिडिटी की नौइयत को समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एसिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो डाइजेस्टिव या जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनका प्रोडक्शन नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाता है, और जिसके नतीजे में कई बार रेट्रोस्टेनल बर्निंग या हार्ट बर्निंग की शिकायत होती है, या जब ब्रेस्ट बोन होते हैं उसके नीचे जलन की शिकायत होती है, इसी तरीके से नाउजिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा फ्लैचुलेंस की या एब्डोमिनल डिस्टेंशन की शिकायत हो सकती है, रेस्टलेसनेस की शिकायत हो सकती है, साथ ही साथ वोमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो एसिडिटी जो है ये कोई एक टर्म का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारी जो जीआईटी की कंडीशंस होती हैं उनको एसिडिटी से ताबीर किया जाता है। मॉडर्न के अंदर आमतौर पर जैसा कि मैंने कहा कि गैस्ट्रिक जूसेस की ज़्यादती की वजह से ये कंडीशन माना जाता है, इसलिए ऐसी कंडीशन के अंदर एंटासिड्स दवाएं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ओमिप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, इस तरह की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, और मरीज़ को वक्ती तौर पर इस पर इफाका होता है, फ़ायदा हो जाता है, और इस तरीके से ये सिलसिला इलाज का चलता रहता है। लेकिन जब यूनानी के अंदर ये मरीज़ आता है तो जाहिर सी बात है आपका या जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो बिल्कुल प्योरली यूनानी होना चाहिए। यानी सबसे पहले जब हमारे पास मरीज़ आएँ और मरीज़ एसिडिटी की शिकायत करें तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होना चाहिए कि आपको किस तरह की शिकायत है, सबसे पहले वो बताएं। यानी कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ हमारे मतब पर आते हैं और वो डायरेक्ट यही बोलते हैं कि हमें एसिडिटी की शिकायत है, हमें एसिडिटी की दवा दे दीजिए। तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि उसकी एसिडिटी की नौइयत को समझें, जिसके लिए उससे इस्तिफसार करें, उससे सवालात करें, उसकी हिस्ट्री लें कि जिसको वो एसिडिटी कह रहा है वो दरअसल है क्या चीज़। बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो रेट्रोस्टेनल बर्निंग यानी खाना खाने के बाद जो हमारा इसोफेगस है या इसी तरीके से एपिगैस्ट्रिक रीजन है, यहाँ पर जलन की शिकायत करते हैं। जाहिर सी बात है ये एक अलग कैफियत होती है यूनानी एतबार से। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी ये शिकायत होती है कि जलन तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, लेकिन आमतौर पर खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद पैदा होता है। जाहिर सी बात है ये एक अलग कैफियत होती है। इसी तरीके से अगर कोई नाउजिया की शिकायत करता है या मतली या उल्टी के एहसास की बात करता है तो उसकी एक अलग वजह हो सकती है। इसी तरीके से अगर कोई कॉन्स्टिपेशन की बात करता है तो उसकी एक अलग वजह हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई इनडाइजेशन की शिकायत करता है तो उसकी दूसरी वजह हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई रेस्टलेसनेस की बात करता है तो उसकी दूसरी वजह हो सकती है। इसी तरीके से अगर कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन की बात करता है तो उसकी एक अलग वजह हो सकती है। तो यूनानी एतबार से अगर आप देखेंगे कि एसिडिटी के अंदर जैसे वहाँ पर सिर्फ एक दवा मौजूद है, यानी एक ग्रुप की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, यूनानी में ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये जो कैफियतें मरीज़ बता रहा है रेट्रोस्टेनल बर्निंग की खाना खाने के फ़ौरन बाद या खाना खाने के थोड़ी देर बाद, इसकी अलग अलग वजूहत होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे पास मरीज़ आता है और वो ये शिकायत करता है कि जैसे वो कोई स्पाइसी फूड इस्तेमाल करता है या कोई नॉर्मल खाना ही अगर इस्तेमाल करता है तो उसको फ़ौरन जलन की शिकायत होने लग जाती है। तो जाहिर सी बात है यूनानी एतबार से अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक मैदे की हरारत की कंडीशन है। इस कैफियत के अंदर अगर आप देखेंगे या इस सूरत के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये दरअसल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि मैदे के अंदर एबनॉर्मल हरारत पैदा हो गई है। इसी तरीके से अगर कोई मरीज़ ये शिकायत करता है
कि उसे खाना खाने के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद जलन की शिकायत होने लग जाती है, बेल्चिंग या डकार ज़्यादा आने लग जाते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यह हरारत की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये बुरूदत के गलबे की वजह से हो रहा है, और जिसकी वजह से खाना देर में हज़म हो रहा है और उसके नतीजे में ये कैफियत पैदा हो रही है। तो यहाँ पर दवाओं का इंतखाब भी अलग होगा। मिसाल के तौर पर पहली सूरत के अंदर आपको बारिद दवाओं का इंतखाब करना पड़ेगा, और ऐसी सूरत में जवारिश आमला या इसी तरीके से मशरूब आमला, इद्रिफल किशनीज़ी और इस तरीके की जो बारिद दवाएं हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। जबकि दूसरी सूरत के अंदर यहाँ पर हार्ड दवाओं का इंतखाब करना होता है, हार्ड दवाओं को सेलेक्ट करना होता है, चूज़ करना होता है, जिसमें जवारिश कमूनी है या इसी तरीके से जवारिश जंजबील है, हब्बे पपीता का इस्तेमाल है, हब्बे कबीर नौशादरी का इस्तेमाल है, या इसी तरीके से जवारिश जालूस का इस्तेमाल है। तो इस तरह की दवाएं यहाँ पर मुफीद साबित होती हैं। इसी तरीके से अगर मरीज़ नौज़िया की शिकायत करता है तो नौज़िया की या इसी तरीके से मतली के भी बहुत सारे असबाब हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मतली हरारत की वजह से ही हो। ये और बात है कि आमतौर पर हरारत या इसी तरीके से जो सफरा के गलबी की वजह से मतली होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, तो उसको बगैर रूल आउट किए इलाज नहीं किया जा सकता है। कभी कभी हरारत के गलबे की वजह से या इसी तरीके से सफरा के गलबे की वजह से अगर मतली की शिकायत है तो ऐसी सूरत में जवारिश अनारैन या इसी तरीके से शरबत अनारैन का इस्तेमाल, सिकंजबीन लेमूनी का इस्तेमाल या इसी तरीके से जवारिश तमर हिंदी का इस्तेमाल ऐसी सूरत में मुफीद साबित होता है। जबकि अगर ये मैदे के परत के अंदर अगर गैर तबी बलगम के शराइत कर जाने की वजह से अगर मतली की शिकायत पैदा हुई है तो फिर यहाँ पर ऐसी दवाएं इस्तेमाल की जानी चाहिए जो कि बलगम का तनकिया करें, यानी जो कि मैदे से बलगम का तनकिया करें, जिसके लिए कई बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। और ख़ास तौर पर ऐसी कई जिसको सोए के जोशानदे, सिकंजबीन और इसी तरीके से नमक तुरब के साथ और आम नमक के साथ तैयार करके अगर ये मशरूब पिलाया जाए और उसके बाद जो कय होती है तो इसके ज़रिए से बलगम का इखराज मुमकिन होता है। और उसके बाद फिर ऐसी सूरत में जवारी हब्बे तिनकार का इस्तेमाल है या इसी तरीके से जवारिश कमूनी वगैरह का इस्तेमाल है, ये इसके अंदर मुफीद साबित होती है। इसी तरीके से अगर मरीज़ कॉन्स्टिपेशन की शिकायत करता है तो मॉडर्न में इसको भी एसिडिटी कह दिया जाता है, लेकिन यूनानी के अंदर जब यही मरीज़ आता है तो हमें ये रूल आउट करने की ज़रूरत पड़ती है कि आया कि ये कॉन्स्टिपेशन किस तरीके का है, यानी उसको हार्ड स्टूल की शिकायत है या चिकनाहट ज़्यादा है जिसकी वजह से उसका मोशन मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं हो पा रहा और उसे टॉयलेट में ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हार्ड स्टूल की शिकायत है तो ऐसी सूरत में मुरतबात इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी हरारत को कम करने वाली दवाएँ जो रुतूबत ज़्यादा पैदा करती हैं या जिनके अंदर रुतूबत ज़्यादा होती है, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर चिकनाहट ज़्यादा पाई जाती है जिसकी वजह से उसको टॉयलेट में ज़्यादा देर बैठने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर ऐसी सूरत में जवारिश कबीनी मुस्किल वगैरह है या इसी तरीके से दूसरी जो गर्म माजीन वगैरह है, जवारिशात हैं, उनका इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। इसी तरीके से अगर कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन की शिकायत करता है तो ये रियाह के इज्तिमा की वजह से आमतौर पर होता है। तो ऐसी सूरत में जो मुखरज रियाह दवाएँ होती हैं, जो कासिर रिवाह दवाएँ होती हैं, ऐसी दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है, जिसमें सफ़ूफ़े पुदीना वगैरह है या इसी तरीके से माजून नानखा का इस्तेमाल है, जवारिश पुदीना वगैरह का इस्तेमाल है, ये दवाएँ इसके अंदर मुफीद साबित होती हैं। इसी तरीके से अगर मरीज़ इनडाइजेशन की शिकायत करता है, यानी वो इस बात की शिकायत करता है कि खाने के बाद पेट काफ़ी देर तक भारी महसूस होता है या पेट के दाएं हिस्से में भारीपन का एहसास होता है, तो ऐसी सूरत में वो दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं जो हाजमे के लिए मुआविन होती हैं। ऐसी जवारिशात का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर इसके अंदर अगर आप देखें तो जवारिश जंजबील एक बेहतरीन दवा होती है। इसके अलावा जवारिश कमूनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जवारिश जालूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे हाजिम हुबूब हैं, पुरसे हाजिम वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर आप देखें कि यूनानी के अंदर एसिडिटी का जो ट्रीटमेंट होता है ये कोई ख़ास एक दवा नहीं होती है या किसी ख़ास एक वसूल पे हम फिट करके उसका इलाज नहीं कर सकते, बल्कि मरीज़ की जो शिकायतें होती हैं उसके एतबार से हमें वसूल मुरतब करना होता है, क्योंकि इन शिकायतों के पीछे अलग अलग असबाब कारफरमा होते हैं, इन शिकायतों के लिए अलग अलग असबाब ज़िम्मेदार होते हैं। तो इसीलिए ऐसी सूरत में अलग अलग तरीके के वसूल मुरतब किए जाते हैं और अलग अलग तरीके की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कभी बारिद दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है, कभी हार्ड दवाओं की इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि पहले हमने अभी बताया है। तो इस एतबार से अगर आप देखें कि यूनानी में जब भी आप एसिडिटी का ट्रीट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री लें, ये जानने की कोशिश करें कि आया ये मर्ज़ जिसको ये एसिडिटी कह रहा है वो हकीकत में है क्या। उसके बाद ये समझने की कोशिश करें कि उसके पीछे कौन सी कैफियत कारफरमा है, कौन सी कैफियत ज़िम्मेदार है, हरारत है या बरूदत है या रतूबत है या वूसत है, इसको रूल आउट करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर किसी को हरारत और बरूदत को समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो एक आसान तरीके से वो हरारत और बरूदत को
रूल आउट कर सकता है कि मैदे के अंदर हरारत है या बुरूदत है। उसमें सबसे बेहतर तरीका ये होता है आसानी के साथ कि अगर कोई मरीज़ ये शिकायत करता है कि मुझे मैदे में जलन की शिकायत है, तो उससे आप ये एडवाइस करें कि जब भी उसको ये परेशानी हो तो वो ठंडे पानी का इस्तेमाल करे। अगर ठंडे पानी इस्तेमाल करने की वजह से उसकी ये शिकायत दूर हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसके मैदे में हरारत का गलबा था और उसकी वजह से ये कैफियत पैदा हो रही थी। इसी तरीके से अगर उससे ये कैफियत दूर नहीं हो रही है और थोड़ी देर के बाद फिर से उसको ये शिकायत होने लग जाती है, तो फिर उसको एडवाइस करें कि आप गर्म पानी का सिप बाई सिप इस्तेमाल करें। अगर गर्म पानी इस्तेमाल करने की वजह से उसकी ये शिकायत दूर हो जाती है या ये शिकायत बढ़ जाती है, अगर बढ़ जाती है तो इसका मतलब मैदे में हरारत का गलबा था, और अगर उसकी ये शिकायत कम हो जाती है या दूर हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बुरूदत का गलबा था। तो इस तरीके से भी आप मैदे की हरारत और बुरूदत को रूल आउट कर सकते हैं। काफ़ी हद तक इसके ज़रिए आपको मदद मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ मुख्तसर सी चीज़ें थी एसिडिटी के ताल्लुक से जिसको मैंने आपके सामने शेयर किया। उम्मीद कि आपके लिए ये कारआमद साबित होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।